हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। आपने पहला जैसा कि आपको पता है हम लोग 11th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें हमने वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था और उसके ड्रॉ करने का सारा मेथड से सारी बातें की थी। आज के क्लास में हमारा मेन फोकस होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर, कि वेक्टर्स क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे क्वांटिटीज हैं तो सारे के टाइप्स होंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर के टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन सुनते जाइएगा, याद होता जाएगा, कोई ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहला वेक्टर है लोकलाइज्ड वेक्टर। मैं लिखता जा रहा हूं, सबसे पहले आप भी लिखते चलिएगा और अपने लैंग्वेज में अपना डिफिनीशन भी लिखिएगा। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर सीधी सी बात है। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो। क्या मतलब है इसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, ये समझ। देखिए कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं, देखिए वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कोई वेक्टर है ना, आप उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करें, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करें तो वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन। ये सुविधा देता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर यहां बना हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वेक्टर यहां बना हुआ है, तो मैं चाहूं तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले जा सकता हूं। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, इसके मैग्नीट्यूड को, यानी कि इस वेक्टर एरो के लेंथ को नहीं बदलना होगा। पता है आपको, लेंथ मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। इसके लेंथ को नहीं बदलना है और इसके एरो हेड के डायरेक्शन को नहीं बदलना है। ये इस डायरेक्शन में है तभी भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों को फिक्स रख के हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं हो पाता है। अब आप कहोगे सर किन में नहीं हो पाता है? जैसे मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आपको। जैसे एक बात समझिए, ये एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड है। एक आदमी ने कहा कि मैं इस पे यहां फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। एक आदमी ने कहा इसी रॉड पर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। और एक आदमी ने कहा कि मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। क्या तीनों फोर्स का इफेक्ट सेम है? आपसे कोई पूछे कि क्या तीनों फोर्स सेम काम करेगा? आंसर है नहीं। इस अगर हाँ ये बात है, देखिए ये इस इंड को खींचेगा, ये इंड बाद में चलेगा, ये इंड पहले चल जाएगा। इफेक्ट देखिए आप, इसमें पूरा रॉड एक बार में चल जाएगा। इसमें क्या होगा, ये इंड पहले चलेगा, ये इंड बाद में चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कि अगर कोई आदमी कहता है कि ये वेक्टर ही तो है, इसको क्या कर दो, शिफ्ट कर दो ऊपर नीचे, कहीं भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, यहां पर फर्क पड़ता है। तो वैसे वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का आप डिफिनेशन याद रखिएगा कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड टाइप है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सेकेंड टाइप है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है। आपको पता ही होगा, डिफिनीशन नाम से ही आप समझ गए होंगे। लोकलाइज्ड समझ गए, लोकलाइज्ड समझ गए तो आप नॉन लोकलाइज्ड भी समझ गए होंगे। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब हुआ कि ऐसा वेक्टर जिनका कोई फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? इसका एग्जांपल लिखिए। जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक में किसी ने कहा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। एक दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या मीनिंग बदल रहा है? आप कहीं भी 10 मीटर पर सेकेंड लगाइए, मीनिंग सेम है। यानी इनिशियल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी इनिशियल पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो दो टाइप समझ में आ गया, लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स भी कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड आप चाहे तो लिख सकते हैं कि नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स
आर ऑल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़े। अगला टाइप अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर्स। क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट आप दीजिए, थर्ड हेडिंग दीजिए आप। थर्ड हो गया आपका पैरेलल वेक्टर्स। किसे कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स? वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। डायरेक्शन सेम होगा तो एक दूसरे के पैरेलल ही होगा ना। तो वैसे वेक्टर्स जिनका ये मायने नहीं रखता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट एवर इट्स मैग्नीट्यूड इज, बट अगर उसका डायरेक्शन सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं टू वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। यानी वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा कम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल के लिए डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो मैंने यहां पे दो वेक्टर बनाया, देखिए, एक ये और एक ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए का लेंथ देखिए कितना छोटा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम है। वेक्टर बी का लेंथ कितना बड़ा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। लेकिन दोनों का हेड क्या है? एक डायरेक्शन में घुमा हुआ है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। समझ गए? और इसे हम लाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। आई होप आपको पैरेलल वेक्टर्स समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आप कॉपी में लिख लीजिए चौथा टाइप, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, शायद आप नाम सुन के ही आपके माथा में चमक गया हो कि ये क्या है, या इसे हम अनलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर्स। ये क्या होता है? तो शायद आप समझ ही गए होंगे, वैसे वेक्टर्स जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो हम लिख सकते हैं कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शंस। दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शंस, यानी ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो मान लीजिए यहां पर बना रहा हूं, यहां देखिए मैंने एक वेक्टर बनाया P और मैंने एक वेक्टर बनाया Q। अब जरा ध्यान से देखिए, P किधर घुमा हुआ है? वेस्ट की तरफ। Q किधर घुमा हुआ है? ईस्ट की तरफ घुमा हुआ है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? एक दूसरे के अपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे का अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बस डायरेक्शन से भी मतलब है। तो ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, तो ये क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स। समझ में आ गया? डिफिनेशन लिख लिया आपने कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, अगला टाइप हमें देखना है, वो है को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप पे हम आ गए, जिसका नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर्स, देखिए नाम से ही पता चलता है, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो। जिसके क्या हो? इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे यहां पर देखिए, मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। इन दोनों वेक्टर को जरा ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का क्या सेम है? दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम। देखिए दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। तो डिफाइन कर लीजिए कि दोज वेक्टर्स, सबके डिफिनेशन के साथ फिगर बनाते चलिएगा, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। दोज वेक्टर्स व्हिच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट अगला याद रखिए, नेक्स्ट टाइप जो हमें याद, डिफिनेशन लिख लिया आपने, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट है आपका को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है? को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स मतलब वैसे वेक्टर जो सेम लाइन पे हो, सेम लाइन पे। जैसे कि यहां आप देखिए, यहां पर मैं दिखाता हूं, मैं दो वेक्टर ड्रॉ करूं। एक वेक्टर देखिए, मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर, और उसके बैक में मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ किया।
तो अगर देखिए दोनों वेक्टर को अगर आप देखें तो दोनों वेक्टर सेम लाइन पर है। ये वेक्टर मान लीजिए कि ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर, एक ही दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी लाइन ऑफ एक्शन समझ रहे हो, यानी कि जिस लाइन पर वो जा रहा है उसको स्ट्रेट लाइन को अगर बढ़ाएंगे तो दोनों का एक ही पे आ जाएगा। ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, which have same line of action या which act along same line, which are along same line are called collinear vectors। समझ में आ गया? Those vectors which are on same line या which are along same line are called collinear vectors। समझ में आ गया? And the next type is the seventh is coplanar vectors। coplanar vectors। कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स उस वेक्टर को कहेंगे जिसमें सारे वेक्टर एक सेम प्लेन में हो। को मतलब होता ही सेम है। दोज वेक्टर्स व्हिच एक्ट ऑन सेम प्लेन, एक्ट ऑन सेम प्लेन, क्या मतलब है सेम प्लेन का? यानी कि सब एक प्लेन में होगा। समझ गए? मान लीजिए कि यहां मैं अगर 3 वेक्टर, एग्जांपल यहां मैंने 3 चौक लिया और उसको मैंने 3 वेक्टर समझ लूं, तो देखिए मान लीजिए मैंने 2 वेक्टर लिया, तो इस 2 वेक्टर को आप कैसे भी रखिए ये हमेशा कोप्लेनर होगा। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखिए यहां पर एक सीट से आप दोनों को कवर कर सकते हैं। एक सिंगल सीट लाइए, देखिए एक कट कवर हो जाएगा। कैसे भी रखिए ना आप, कवर हो जाएगा। ये ऐसे रख दीजिए आप, इधर से कवर हो जाएगा। कोप्लेनर होता है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में। समझ गए ना बात? और अगर मैं 3 वेक्टर ले लूं, जैसे यहां पे देखिए मैंने ऐसे ले लिया, मैं इन्हें ऐसे ले लूं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो तीनों को एक बार में टच कर जाएगा पूरी तरह से। सोच के देखिए, नहीं टच करेगा। ये एक इधर है, ये एक इधर है, एक इधर है, कहां होगा? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में। दोज वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन, दोज डिफाइन कर सकते हैं आप कोप्लेनर वेक्टर्स को। दोज वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। और कोप्लेनर वेक्टर्स को पहचानोगे कैसे? कि अगर सब वेक्टर एक प्लेन में होने का मतलब है कि एक पन्ना लाओ, तुम एक सीट लाओ, पेपर सीट लाओ, और अगर ऐसे डालोगे ना तो वो पेपर सीट तीनों को टच कर जाएगा, तीनों को पूरी तरह से टच कर जाएगा, वो हो जाएगा कोप्लेनर। अगर देखो ना इसमें, अगर आप इधर से लाओगे तो इन दोनों को टच करेगा, इधर से लाओगे इन दोनों को टच करेगा, इधर से लाएगा यानी कोई भी ऐसा प्लेन नहीं। इधर से लाओगे तो यही टांग देगा पेपर को, सपने ही नहीं देगा नीचे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए कोप्लेनर क्या है। समझ गए ना बात? तो कोप्लेनर वेक्टर्स वैसा वेक्टर होगा जिसमें एक पेपर सीट से तीनों को एकदम कवर किया जा सके, बढ़िया से चिपक जाएगा सब में, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा। 2 वेक्टर लीजिए, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। आप चाहे तो नोट करके इस बात को लिख लीजिए कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। हाँ, क्योंकि 2 वेक्टर कैसे भी हो अरेंजमेंट, क्या फर्क पड़ता है? एक प्लेन में आ ही जाएगा, उसी के प्लेन में आ जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा होने पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर है या नहीं। अगर सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर, सेम प्लेन में नहीं है तो कोप्लेनर नहीं। तो आई होप आप कोप्लेनर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट होगा हमारा इक्वल वेक्टर्स। 7 हो गए। हमारा 8th होगा इक्वल वेक्टर्स। लिखिए 8th में दीजिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वैसा वेक्टर जो बराबर हो। तो वेक्टर के पास तो 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी। इससे पहले बात कीजिए, डायरेक्शन सेम होता था तो पैरेलल वेक्टर्स में आता था ना। डायरेक्शन सेम होता था तो किस में आता था? पैरेलल वेक्टर्स में, लेकिन वहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। तो इक्वल वेक्टर हम कह सकते हैं कि 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, या वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डिफाइन कर लीजिए आप, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे यहां पर मैं वेक्टर बनाता हूं, अब यहां ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। इन तीनों वेक्टर को अगर आप देखिए तो तीनों वेक्टर का लेंथ भी सेम है और तीनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कहेंगे ए बी सी आर इक्वल वेक्टर्स। आया समझ में इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर तभी कहेंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है।
तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। एंड द नेक्स्ट टाइप इज नाइन्थ नंबर टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, या और करके आप लिख सकते हो निगेटिव वेक्टर्स। क्या होगा ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स या निगेटिव वेक्टर्स? तो इसमें दो वेक्टर होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एक चीज अपोजिट होगा और वो है डायरेक्शन। देखिए यहां पर मैंने दो वेक्टर बनाया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर इन दोनों वेक्टर को आप गौर से देखें तो दोनों का लेंथ सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स। आ गया, समझ गए? और एक वेक्टर नेक्स्ट चले हम, ये समझ में आ गया? तो आप डिफाइन कर लीजिए इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को या निगेटिव वेक्टर्स को। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। फिगर बनाते चलिएगा सब में। नेक्स्ट टाइप इज द 10th टाइप। अब 10th टाइप होगा शायद, द 10th टाइप इज एक्सियल वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एक्सियल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल वेक्टर? एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो रोटेशनल मैकेनिक्स में बड़ा काम आता है। ये इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, ये बस डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। जैसे कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना हो या एंगुलर एक्सीलरेशन हो, इन सब का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड रूल से निकलता है। आपने इससे पहले भी जब वहां पढ़ा था 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो क्या करते थे? करंट के डायरेक्शन में मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में आप थंब को कर दीजिए और उंगली जिधर कर्ल करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि अब ऐसा ही होगा, कुछ खेल इस इधर आता है कि मान लो कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी है उसमें, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो वो दिखाने के लिए हम लोग ऐसे राइट हैंड रूल लगाते हैं और कहते हैं कि अंगूठा दिखाते हैं वो ऊपर की ओर होगा। तो रोटेशनल इफेक्ट में जो डायरेक्शन दिखाने का काम करे उसे हम कहते हैं क्या? एक्सियल वेक्टर। समझ गए क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो आप एक्सियल वेक्टर का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि दोज वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, दोज वेक्टर्स which represent rotational effect and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation according to the right hand thumb rule, according to the right hand thumb rule। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं फिर से सुना देता हूं कि दोज वेक्टर्स which represent rotational effect and act along the axis of rotation according to the right hand thumb rule। जैसे कोई चीज है, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, तो अगर आप देखोगे तो आप राइट हैंड थंब, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे इसको पकड़ोगे तो ये बाहर चला जाएगा। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए ये दिखाया जाएगा कि ये हो गया। तो ये जो वेक्टर जो इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, रोटेशन को असर को दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये एक एक्सियल वेक्टर है। ये क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। समझ में आया? रोटेशनल इफेक्ट को दिखाने वाले को क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल में टॉर्क आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। जहां कहीं रोटेशनल इफेक्ट आएगा ना, वहां हम एक्सियल वेक्टर के साथ डील करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ये जब पढ़ेंगे ना वहां, तो वहां भी क्लियर हो जाएगा अगर कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें दो वेक्टर, अब अगला टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप इज द 11th टाइप इज नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, बस मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है।
और आप पूछोगे सर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन है लेकिन अनडिफाइंड, किधर है पता नहीं। और इसको अगर डिनोट करना होता है तो क्या करते हैं, एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। पॉइंट से क्या डिनोट करेंगे, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड है ही नहीं, एक पॉइंट से क्या होता है, नल वेक्टर आइडेंटिफाई होता है या रिप्रेजेंट होता है। समझ गए इसका? तो हम कहेंगे नल वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं आप नल वेक्टर को कि दैट वेक्टर व्हिच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन का पता ना हो, उसे क्या कहा जाता है, नल वेक्टर। अब आप पूछोगे सर नल वेक्टर आता कब है, नल वेक्टर की जरूरत क्या है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है कि दो टर्म अगर जुड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद होगा, आप डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है कि दो क्वांटिटी को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलता है वो वही क्वांटिटी होता है, उसी टाइप की क्वांटिटी होती है। तो मान लीजिए कि आपने दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा, एक डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर ड्यू ईस्ट, एक डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर ड्यू वेस्ट। तो 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वेस्ट को जब आप जोड़ोगे तो आपको 0 मीटर मिल जाएगा, नेट तो 0 मिल जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो बेसिक जानते होंगे। तो 0 आ गया, तो ये जो 0 आया यानी दो इक्वल अपोजिट वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में एक वेक्टर मिलेगा। अरे वेक्टर के समेशन के रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिलेगा ना। तो दो वेक्टर को आपने सम किया इक्वल अपोजिट वेक्टर को, तो आपको रिजल्ट में एक वेक्टर मिला। लेकिन वो वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो जो रिजल्ट में मिला वो क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स आर एडेड वी गेट नल वेक्टर। या किसी वेक्टर में आपने 0 से गुना कर दिया, किसी वेक्टर में कोई वेक्टर था आपके पास, उसमें आपने 0 से गुना कर दिया, तो जब आप उसमें 0 से गुना कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 रिजल्ट दे देता है। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद 0 देन वी गेट नल वेक्टर। तो दो इक्वल अपोजिट वेक्टर को ऐड कीजिए तब आपको नल वेक्टर मिल जाएगा, या नहीं तो किसी वेक्टर में आप 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपको क्या मिल जाएगा, नल वेक्टर मिल जाएगा। तो समझ में आया नल वेक्टर क्या है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। और कोई पूछे कि नल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, हम कहेंगे अनडिफाइंड, पता नहीं किधर होता है, किधर हो सकता है, क्या पता चलेगा। और रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, आप चाहो तो पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एक पॉइंट से। और अब हम आ गए अपने आखिरी टाइप पर जिसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इज इक्वल टू 1। और इसको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। इसका यूज ही करते हैं हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बड़ा काम का चीज है यूनिट वेक्टर, ठीक है। जब हम वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो यहां पर हम इसको बहुत डिटेल्स में आएगा ये यूनिट वेक्टर। यहां पर आप बस समझ लीजिए ये कुछ यूनिक है, इस पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। अब तक मजाक मजाक में था, डिफिनीशन से क्लियर हो जाता था, लेकिन यूनिट वेक्टर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन, दैट वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, यानी कि 1 है, वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। ओके। और आप इसे नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए ठीक है, कैसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। एक बात बताओ, कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर मान लो कि किसी वेक्टर में हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, कोई वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, और उस वेक्टर ए में आपने क्या किया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया, तो वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से गुना करने पर मैग्नीट्यूड तो उड़ जाएगा, छम उड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बचा नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन ना। तो और जो अब जो आपके पास रिजल्ट में वेक्टर मिला वो वेक्टर क्या हुआ, उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन तो है, तो वही वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यानी व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट यूनिट वेक्टर।
आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट यूनिट वेक्टर, देन वी गेट यूनिट वेक्टर। व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट यूनिट वेक्टर, हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। यानी और देखो एक और पॉइंट, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, माथा पे तीर लगाते थे, लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैप। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ कैप ओवर द सिंबल, अ कैप ओवर द सिंबल। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, आपने इस ए वेक्टर में इस ए वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना हो तो हम मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए ध्यान से कि किसी वेक्टर में अगर आप किसी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड से रिप्रेजेंट होता है। इसे ये जो आप ए है, ये ए एक वेक्टर है, इसके आगे पीछे 2 बार लगा दीजिए आप, ये बार हो गया। ये बार लगाते ही इसका डायरेक्शन उड़ जाता है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को जब दिखाना होगा तो वो क्या होगा, बार लगाएंगे, मॉड कहते हैं इसे, मॉडुलस, मॉड लगाएंगे। तो ये देखिए ए वेक्टर था, उस ए वेक्टर में आपने ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो आपको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये जो मैंने लगाया कैप, वो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आपको उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। यहां से अगर आप देखें तो आपको एक चीज मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट बड़े काम की है। यानी अगर वेक्टर को दिखाना हो तो अब हमारे पास एक सिंबल में भी तरीका आ गया कि हम अब अलग अलग दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड को अलग और डायरेक्शन को अलग। देखिए मैग्नीट्यूड को अलग और डायरेक्शन को अलग। वेक्टर ए को दिखाना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और वेक्टर ए का फिर क्या कर दीजिए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा। आया समझ में? तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके पास एक यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन का भी अलग मेथड है, कैप लगता है। कब मिलता है यूनिट वेक्टर, जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। और सभी डायरेक्शंस के लिए, जो डायरेक्शंस हैं उसके लिए क्या किया फिजिक्स ने, एक यूनिट वेक्टर दे दिया। ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई दे दिया, निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप दे दिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए प्लस जे कैप दे दिया, निगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप दे दिया, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के कैप दे दिया और निगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप दे दिया। इसे हम पढ़ेंगे जब रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसे, समझ गए? तो यूनिट वेक्टर ये डिफाइंड कर दिया। तो यूनिट वेक्टर बड़े काम की चीज है, चैप्टर खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि ये कितने काम की चीज है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी आप नहीं कुछ तो इतना तो समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो यूज किया जाता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल लगाते हैं, और किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। ओके ठीक है, तो ये थे हमारे सारे वेक्टर्स के टाइप। तो चलिए हमने देख लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हमें देखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए जो ही आप सवाल बनाना शुरू करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या जो कुछ भी वेक्टर से रिलेटेड बात करना शुरू कीजिएगा, तो आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और वेक्टोरियल एंगल। तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। तो आप चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज नॉन एज वेक्टोरियल एंगल। द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज नॉन एज वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो वेक्टर बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर एक वेक्टर ये हो गया ए और ये वेक्टर मान लो हो गया बी। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये थीटा यहाँ क्या कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल एंगल, दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, वेक्टोरियल एंगल। अब सवाल उठता है कि वेक्टोरियल एंगल कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे।
तो देखिए हमेशा याद रखिए वेक्टोरियल एंगल निकालते वक्त आपको यह ख्याल रखना है कि जो वेक्टोरियल एंगल होता है यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो या तो हेड हेड के बीच का होता है या टेल टेल के बीच का होता है। हेड टेल के बीच में आपको एंगल नहीं लेना है, ये मेन पॉइंट कि जब आप वेक्टोरियल एंगल निकालने जाएंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने जाएंगे, तो जो वो एंगल होना चाहिए, एंगल क्या होता है? दो लाइंस के बीच का एंगल। एंगल तो आप जानती हो, दो लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को एंगल कहते हैं। तो वो एंगल या तो वेक्टर का हेड हेड के बीच का होना चाहिए या टेल टेल के बीच का होना चाहिए। हेड टेल के बीच में एंगल नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैं दो तीन डायग्राम बनाता हूं, आप उसको गौर से देखिए। देखिए पहले केस में मैंने पहला केस बनाया, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि वेक्टर ये वेक्टर P है मान लीजिए और ये वेक्टर Q है, ठीक। तो ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच का वेक्टोरियल एंगल है थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कहीं पर ऐसा केस आया कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अब देखिए यहां पर दोनों क्या है, हेड हेड। यहां पर क्या था, टेल टेल एक दूसरे में, टेल और हेड जानते हैं ना आप, बताया था मैंने। तो ये टेल टेल से हटाओ, टेल टेल कौन साइड कर रहा है, यहां हेड हेड कौन साइड कर रहा है, और जब हेड हेड कौन साइड करेगा तो ये भी हो सकता है वेक्टोरियल एंगल। समझ गए? मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है L, ये कोई वेक्टर है M, तो ये भी सही है, ये भी वेक्टोरियल एंगल है। लेकिन कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे ले लेता है वेक्टोरियल एंगल। जैसे ये हो गया इसका मान लीजिए ये हो गया इसका M और ये हो गया उसका N, ये हो गया इसका N, और उसने कहा कि ये रहा मेरा थीटा। हम कहेंगे तू गलत कर दिया, इस बच्चे ने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? उसने क्या किया, हेड और टेल के जहां कोइंसाइड कर रहा था वहां एंगल ले लिया। तो वेक्टोरियल एंगल हमेशा या तो हेड हेड के बीच में होना चाहिए या टेल टेल के बीच में। यानी अगर दो वेक्टर का आप एंगल निकाल रहे हैं दो वेक्टर के बीच का, तो वो या तो हेड हेड के बीच का होना चाहिए या टेल टेल के बीच का होना चाहिए, और ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो कैसे निकालेंगे वेक्टोरियल एंगल, समझ में आया? मैं एक एग्जांपल लेके फिर सवाल बना के भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये तो आप समझ गए। पहली बात, वेक्टोरियल एंगल क्या है समझ में आया, दो एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। और एंगल, वेक्टोरियल एंगल हमेशा या तो हेड हेड के बीच का होता है या टेल टेल के बीच का होता है। हेड टेल के बीच में वेक्टोरियल एंगल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, आई होप समझ में आया हो आपको। इसके बाद देखिए वेक्टोरियल एंगल जो होता है या दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कभी 180 से बड़ा नहीं होता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 180 से बड़ा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहां लेता हूं एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है। तो देखिए यहां टेल टेल कौन साइड कर रहा है, तो एंगल तो बन सकता है। तो लोग कहेगा सर इधर से लीजिए ना, ये देखिए एंगल, ये तो 180 से बड़ा है, ये हो गया हमारा थीटा और ये ग्रेटर देन 180। हम कहेंगे नहीं, ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, ये होगा हमारा थीटा, ये हमारा थीटा सही है, ये हमारा थीटा नहीं होगा। अब आप कहोगे सर नहीं, मैथ तो हमें सिखाता है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना चाहिए जनरली, मैथ से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बात कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्लास में वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिए कि हमारा जो मेन रूल है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हमें क्या होता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है। वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे कि क्या होगा वो, लेकिन हमें ट्रायंगल बनाना आता है। और ट्रायंगल किन दो लाइंस के बीच में बन सकता है, जिनके बीच में एंगल 180 से छोटा हो। 180 से बड़ा अगर एंगल हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मिला करके क्या होता है, 180 होता है। तो अगर दो ही बीच का एंगल 180 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, उन दो लाइन से फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए हम इधर से लेंगे। समझ गए? तो वेक्टोरियल एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। आप इस बात को नोट करके लीजिए कि वेक्टोरियल एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। और वेक्टोरियल एंगल लेने के लिए हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लेते हैं, दोनों पॉजिटिव ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ाता है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर में एंगल लेते वक्त हमें 180 से छोटा लेना है, क्लॉकवाइज लेना पड़े, एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये तो चलिए समझ गए, इतनी बातें तो समझ गए कि हेड हेड के बीच का लेना है या टेल टेल के बीच का लेना है या 180 से छोटा लेना है, ये हम बातें समझ गए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ, यहां पर वेक्टर A है और यहां पर वेक्टर B है और हमें AB के बीच का एंगल निकालना हो और ये एंगल लेट सपोज 120 है, तो बताइए वेक्टोरियल एंगल कितना होगा? तो हम कहेंगे ये 120 तो नहीं होगा, क्योंकि 120 हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये हेड टेल के बीच का है। तो क्या करेंगे सर? तो देखिए बाबू, मैंने बताया था कि वेक्टर की एक खासियत होती है कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है।
वेक्टर को क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है आगे पीछे। तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट किया, तो ये वेक्टर इधर की ओर शिफ्ट होगा। इस वेक्टर को हम आगे कर सकते हैं शिफ्ट, और ये लेट सपोज कर सकते हैं ये वेक्टर यहां पहुंच गया, तो ये एंगल बनेगा ना, ये थीटा हमारा क्या होगा, वेक्टोरियल एंगल हो जाएगा। यानी तो आप चाहे तो इसे बैक मार सकते हैं, इसको बैक कीजिए, ये देखिए बैक करके इधर चला जाएगा, यहां पर भी आपको एक एंगल बन सकता है जो कि आप थीटा कह सकते हैं। और ये बात देखिए, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं तो सेम तो होंगे ही, तो ये भी वेक्टोरियल एंगल हो सकता है या ये भी वेक्टोरियल एंगल हो सकता है। यानी कि जब दो वेक्टर का हेड टेल कोइंसाइड कर रहा हो तो एंगल कैसे लेंगे, तो किसी एक वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, उसी लाइन में जो उस वेक्टर का लाइन है ना, उसी लाइन में उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी तो किसी एक को पीछे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि या तो टेल टेल कोइंसाइड बनाएंगे या हेड हेड कोइंसाइड बनाएंगे, और जो एंगल बनेगा वही वेक्टोरियल एंगल होगा। आया समझ में, समझ में आया। हेड टेल कोइंसाइड होगा तो कैसा खेल करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये। ठीक है, तो ये एंगल तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए 120 है तो 180 माइनस 120 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे एंगल निकलता है, पक्का। ओके ठीक है, एक प्रॉब्लम हम बना लेते हैं और उस प्रॉब्लम में आपको पूरा फील आ जाएगा, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, और ये नोट करके लिख लीजिएगा कि हेड हेड टेल टेल, ये सारी बातें जो मैंने बोली है उसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। देखिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे, हिंदी अंग्रेजी मैथिली मिक्स करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट मेन है, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हम प्रॉब्लम बनाते हैं और जिसमें कि मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हो गया आपका, लेट सपोज एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये तीन वेक्टर मैंने दिखाया आपको। ये वेक्टर मान लीजिए P है, ये वेक्टर मान लीजिए Q है, और ये वेक्टर मान लीजिए R है। ठीक, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C मान लेते हैं, मान सकते हैं। लेट सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, और ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री, 180 डिग्री, एक ट्रायंगल बन गया। हमें पूछा गया, आप देखिए क्वेश्चन से, कि एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का एंगल। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, एंगल बिटवीन Q एंड R। फिर पूछा गया एंगल बिटवीन R एंड P, ये मान, ये सारे एंगल्स पूछे गए। अब जैसे देखो, हम किसी ने कहा कि भाई P और Q के बीच का एंगल निकालना है, तो ये रहा तेरा P और ये रहा तेरा Q 60 डिग्री। किसी के दिमाग में खटाक से आ सकता है 60 डिग्री, हम देखते ही कहेंगे क्या खसक गए हो क्या, 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये P का हेड है और ये Q का टेल है, ये हेड टेल के बीच का एंगल है ना बाबू। ये एंगल कौन सा एंगल है, हेड टेल के बीच का एंगल है, तो ये एंगल तो वेक्टोरियल एंगल नहीं होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन है तभी मैंने तुरंत क्या बताया, शिफ्टिंग कीजिए, इसे क्या कीजिए, स्लाइटली आगे बढ़ा दीजिए और ये एंगल ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये 180 होता है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री निकल गया। अब किसके किसके बीच में कह रहा है, Q और R के बीच में। आते हैं QR, ये देखिए Q और ये रहा R, ये एंगल क्या है 50 डिग्री, लेकिन ये एंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये टेल हेड के बीच का है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि 180 का बनता है, तो ये क्या हो गया 130 डिग्री हो गया। और R और P के बीच में सेम वही सिचुएशन, R देखिए R P के बीच में 70 को कह सकता है, लेकिन 70 नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री, ये तो हो गया 110 डिग्री। समझ गए बात, तो कैसे निकालना है एंगल। और अगर हेड हेड टेल टेल होता तो क्या करते, तब तो आराम से खेल हो जाता। समझ गए ना। जैसे एक और प्रॉब्लम ले ले, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हेड टेल कॉन्सेंट्रेशन हो तो हम क्या करते हैं, एक को आगे बढ़ा के तब हम क्या करते हैं, वेक्टोरियल एंगल निकालते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब आप अगर आप देखिए एक और हम कोई सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं कि ऐसा दिया गया कि ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये मान लो कि है 90 डिग्री,
ये देखिए एंगल हुआ तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये मान लो कि एंगल है 37 डिग्री, और ये एंगल मान लो है 53 डिग्री। ठीक है, ऐसा सिचुएशन दिया गया और हमें वेक्टर दे दिया गया, ये वेक्टर ए, ये मान लो कि बी, और ये मान लो कि सी। और हमें कहा गया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो। नहीं, मान लो कि पहले हमें दिया गया एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालो। एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालो। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो। ये सारा निकालो। चलो तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, ए सी के बीच में पूछा गया। तो जरा देखते हैं, ये है हमारा ए और ये है हमारा सी, और ये है हमारा 53 डिग्री। बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा वेक्टोरियल एंगल। क्यों? क्योंकि ये टेल कॉन्साइडेशन है, इसका टेल ऑलरेडी कॉन्साइड है ना, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एंगल हो गया क्या, 53 डिग्री। आया समझ में? फिर पूछा गया बी एंड सी। तो देखिए ये हो गया तुम्हारा बी और ये हो गया तुम्हारा सी, हेड हेड कॉन्साइडेशन है। तो फिर यहाँ भी हमारा यही एंगल क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टोरियल एंगल हो जाएगा। यानी ये एंगल हो गया 37 डिग्री। और यहाँ आते हैं ए और बी के बीच में पूछा गया, तो ये आया ए, ये आया बी, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हेड है, ये टेल है। हेड टेल कॉन्साइडेशन में खेल होगा नहीं। हम इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तब भी तो एंगल 90 डिग्री ही रह जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री ही रह गया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मैंने इस एंगल को नहीं लिया, मैंने इस एंगल को लिया, हमने आगे बढ़ा कर लिया। तो आई होप आप इससे वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख गए होंगे। वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हमें आते रहना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, वेक्टर एडिशन को आसानी से सॉल्व कर सके। एंगल निकालना बहुत जरूरी है। तो कोई वेक्टर एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बनाने जाओगे, एंगल निकालना आपको आना ही चाहिए। आई होप आप वेक्टर का एंगल निकालना सीख गए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि वेक्टोरियल एंगल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे वेक्टर एडिशन से जुड़ा हुआ सारी बातें कर लेंगे। वेक्टर एडिशन से जुड़े हुए जो भी वेक्टर एडिशन है, उसके जो भी लॉज हैं, वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेक्टर एडिशन के, सारे को हम खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आज मजा आया हो समझने में। ये सारी बातें जो मैंने बताई, टाइप्स ऑफ वेक्टर या वेक्टोरियल एंगल, आपको पूरा समझ में आया हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।